हेलो माय डियर पेरेंट्स, माय नेम इज दीपक वर्णवाल और एक बार आप लोगों का फिर से वेलकम है वीसी एजुकेशंस में। हम लोगों ने ऑलरेडी मैं अभी जो बूस्टर रिवीजन करवा रहा हूँ किसका जेई और नीट एग्जाम को लेकर के अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देख लिया है ना। 2 यूनिट को हम लोगों ने कम्प्लीटली देख लिया। कौन कौन सा पहला था हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का शॉर्ट रिवीजन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और उसके साथ 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं करवा दिया हूँ। और नेक्स्ट में सेकेंड जो है हमारा स्टेट ये स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, इसको भी मैंने कॉन्सेप्ट का 20 मिनट का एक लेक्चर है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया, शॉर्ट रिवीजन है। उसके बाद मैं 10th क्वेश्चन ये भी करवा दिया हूँ। अब जो नेक्स्ट हम लोग का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd यूनिट हो जाएगा क्लास 11th को लेकर के। ठीक है, मैं आपको बार बार बता देना चाहता हूँ कि मैं तीनों पार्ट को अलग कर दिया हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री को अलग, ऑर्गेनिक को अलग, इनऑर्गेनिक को अलग। एकदम नीट ऑफ एकदम जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नीट एंड क्लीन है, ओनली नीट और जेई एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। ठीक है, चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर का। सबसे पहले हमारा था गैस लॉज। ठीक है, हमारे पास जो ओवरऑल स्टेट ऑफ मैटर में पहला गैस लॉ ही आता है। टोटल हमारे पास 4 गैस लॉ होते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है मैं अगर बोर्ड पे लिख के आपको समझाता, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको बोर्ड पे पहले से ही नोट कर लिया ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, और हम लोग पूरा का पूरा फोकस कम समय पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग को देखना। और मैं एक बात और आपको नोट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप क्लास 11 का नोट्स अपने बगल में रख लीजिए, क्योंकि आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा अप्रोच आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके ही आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का कॉन्सेप्ट हम लोग को अपने दिमाग में याद रखना है। क्योंकि यहाँ पे ये सब फॉर्मूला आपको मगअप होना ही चाहिए। अगर फॉर्मूला आपके पास मगअप नहीं है तो आप कभी भी क्वेश्चन को एग्जाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे ना। चलिए करके देखते हैं। पहला क्या गैस लॉ बोलता है, पहले बॉयल्स गैस लॉ। ठीक है, गैस लॉ में पहला क्या है, बॉयल्स गैस लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है हम लोगों को प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम का। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग के टर्म का यूज करते हैं ऐसे, P इक्वल टू के इंटू 1/v। इसी को P बाय v भी बोल सकते हैं। इसको क्या लिखा गया बाद में, P1 इक्वल टू P2 V2। और यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। और ग्राफ इसका क्या होगा, ग्राफ ऊपर से नीचे है ना बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर का। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमेशा कांस्टेंट टर्म के ही आएगा। ठीक है, V/T इक्वल टू के। और इसका ग्राफ जो है क्या, स्ट्रेट लाइन सीधा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं, बोलता है एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। आपको ये टर्म याद रखना है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V का। और गैलुसाक लॉ जो होता है वो प्रेशर होता है जो किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। और यहाँ पे P1/T1 इक्वल टू P2/T2 कर सकते हैं। इसका भी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि ये भी जितना भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है, जबकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पहले ये इंक्रीज करता है फिर ये डिक्रीज करता है। ठीक है, कुछ ऐसे देखिए यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम होगा। ठीक है, नाउ अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ क्या होता है, अवोगाड्रो लॉ बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब वॉल्यूम किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो गैस के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को इस टाइम लोगों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्राफ होता है क्या, V/N इक्वल टू के, और ग्राफ इसका भी स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत ही मोस्ट VBI बोल सकते हैं कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एकेडमिक हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, आप जितना भी एग्जाम दे कॉम्पिटेटिव, आइडियल गैस लॉ हमारा आता ही आता है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में ही ये आता है। चीज़ यहाँ पे याद रखना है क्या। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है आइडियल गैस लॉ बना कैसे। कोई भी चीज़ हम लोग जानते हैं कि आइडियल होता नहीं है, लेकिन आइडियलिटी को हम लोग को मानना पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं उसको कोई ना कोई एक आइडियल, अपने लाइफ में भी एक आइडियल पर्सन को मानते हैं। जो आइडियल वो भी कभी परफेक्ट नहीं है और हम आइडियल कभी हो भी नहीं सकते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ कभी आइडियल हो नहीं सकता, लेकिन आइडियलिटी को मानना पड़ता है। इमेजिनेशन इट आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये कभी भी थियोरेटिकल नहीं है, नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 गैस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ को जब एक साथ, गैलुसाक नहीं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ, तीनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो एक नया गैस लॉ आता है। उसी गैस लॉ का नाम क्या होता है यहाँ पे, आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ का इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे P क्या है, P इज अ प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, R इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये तीनों देखिए, यहाँ P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का, यहाँ P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T का, और यहाँ पे V किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N का। तो यहाँ पे देखिए PVNRT यहीं से आता है कॉन्सेप्ट पूरा टोटल उठ के। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली बात हमारा क्या है कि R जो होता है, R यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R का वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका अलग अलग यूनिट होता है तो इसका वैल्यू कुछ वेरी करता है। देखिए सबसे पहला R इक्वल टू 0.08257 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अगर हम जूल केल्विन में दे तो 8.314 जूल केल्विन पर मोल। ठीक है, और मोल ATM देखिए बोलता है 82.1 मोल ml ATM केल्विन पर मोल। और अगर कैलोरी में बात करें तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अच्छी ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हुआ वैल्यू, इस वैल्यू को आप अपने नोटबुक जहाँ पे इसको आप नोट कीजिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स को अपने एक पर्सनल जो कॉपी होगा, जो आप डायरी बना रहे होंगे
ठीक है, 2-2 पेज 3-3 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी भूले तो पूरा मोटा वाला आप तो अपने साथ में तो खोलना नहीं, नोट्स तो खोलिएगा नहीं, हर बार नोट्स खोलेंगे तो टाइम भी जाएगा ना, तो टाइम को बचाना है तो हम लोग क्या करें, शॉर्ट नोट्स को बनाना बहुत ही जरूरी है, शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए आपके पास। और इस शॉर्ट नोट्स को अपने नोट्स में क्या कर लिखिए, और ये वैल्यू को कम से कम अपने दीवार पे जहाँ पे आप स्टडी करते हैं ना, स्टडी टेबल के पास कहीं ना कहीं इसको चिपका दीजिए, समझ रहे ना। इससे क्या होगा, आप ही को बेनिफिट होगा, कभी भी आप भूलेंगे तुरंत वैल्यू को याद कर लेंगे। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, हम लोग तुरंत आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट जो आ रहा है क्या है, डेंसिटी एंड मोलर मास, ठीक है। क्या बात करता है यहाँ पे, डेंसिटी और मोलर मास, उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग चल रहे हैं इसको भी नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। चलिए बोलता है डेंसिटी एंड मोलर मास मेजरमेंट ऑफ गैस, दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी और मोलर मास जो होता है उसके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है क्या, PM इक्वल टू DRT। डी क्या है यहाँ पे, डी इज डेंसिटी, है ना, डी क्या डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। पी क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी जो होता है हमारा टेम्परेचर होता है, एम होता है मोलर मास, ठीक है। एम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए बोला है मोलर मास, ठीक है। तो इसको अपना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखिए हम लोग जानते हैं एक चीज़, मैं समझाता हूँ पहले कि देखिए ये एक ठो, मान लीजिए कि एक ठो कार है, ठीक है। कार तो मुझसे बन भी नहीं कर रहा है यार, एक सेकंड की, कार थोड़ा बना देते हैं जी, इतना डिजाइन तो अपने को आता ही है। हाँ चलिए, हाँ हो गया, समझ जाएंगे आप। चलिए देखिए, एक आदमी यहाँ से धक्का लगा रहा था, ठीक है, ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा। एक आदमी धक्का लगाया, ये फोर्स कुछ लगाया होगा, ये फोर्स कुछ लगाया होगा, एक और ये कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। एक और लड़का लाते हैं, ठीक है, इसके साथ एक और दोस्त लाया, ठीक है। ये भी कार को और धक्का लगाया, मतलब दोनों मिल करके धक्का लगाया। अब क्या होगा, दोनों का फोर्स यहाँ क्या ऐड हो जाएगा। ये जो फोर्स लगा रहा था F1, ये लगा रहा था क्या F2, दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा, टोटल फोर्स क्या FT। तो उसी तरह फोर्स के जगह पे, यहाँ पे फोर्स के जगह पे हम लोग टर्म को चेंज करेंगे प्रेशर, ठीक है। जो ऊपर से किसी चीज़ पे लगता है ना, कोई सरफेस एरिया पे, तो क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर बोलते हैं। P इक्वल टू क्या होता है F/A, कि सरफेस एरिया पे जब फोर्स लगाया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो यहाँ पे वही बात करता है डाल्टन्स प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है क्या एक्चुअली में, किसी एक सबस्टांस के ऊपर, है ना, अलग अलग कंपोनेंट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसी को जब ऐड कर दिया जाता है टोटल फोर्स, तो उसी को बोलते हैं क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये बोलता है P टोटल इक्वल टू क्या, PA प्लस PB प्लस PC, ये जितना रहा उतना हम लोग आगे तक जाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू क्या होता है, बोलता है PH2O। PH2O इज वाट, वो प्रेशर होता है, वाटर का जो प्रेशर होगा वो। फिर नीचे आता है वेपर प्रेशर ऑफ H2O। वेपर प्रेशर ऑफ H2O मतलब जो H2O लिए उसका कुछ ना कुछ अपना वेपर प्रेशर होता है, उसको भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब देखिए ये सब जब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है, दो टर्म, अभी जो इससे पहले बताया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और उसी के रिस्पेक्ट में, या फिर बोले टेम्प या प्रेशर के रिस्पेक्ट में, हमको उसका वैल्यू को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों का इतना ज़्यादा यूनिट है कि आमतौर पे जितने बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी को दूर करने का एक ही उपाय है कि इसको आप हमेशा अपने बगल में एक डायरी में या अपने चिट पुर्जा में कहीं भी नोट करके रख लीजिए, ताकि बार बार आपको देखते रहे, तब दिमाग में क्या हो, ये सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, है ना। जैसे हम लोग उठते हैं वैसे फ़ोन छेड़ते हैं, क्या है, सब कॉन्शियस, मतलब ये फिट है, उठेंगे ऐसे हाथ से ढूंढेंगे, तो ऐसे ही फिट करने के लिए आपको बार बार देखना पड़ता है, समझे कोई चीज़ों को। चलिए देखते हैं क्या है, जैसे बोलता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को ही हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर के में जो प्रेशर है उसको क्या लिखते हैं, 1 atm। इसको क्या से डिफाइन करते हैं, 1 atm। इसी को हम लोग मर्क्यूरी कॉलम जो होता है 1 atm इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। वही नेक्स्ट 1 atm इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ दी Hg। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या अंतर है, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो होता है वही कहलाता है मिलीमीटर, इसलिए 10 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 atm को जब 760 लिखते हैं मिलीमीटर ऑफ Hg को टोर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रेशर का ही यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है 1 atm इक्वल टू क्या, 1.0325 बार, ये भी प्रेशर का ही यूनिट है, ठीक है। आगे बोलता है 1 बार इक्वल टू 0.987, ये भी प्रेशर का ही यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है 1 बार इक्वल टू, देखिए पास्कल में भी यूनिट है ना, 10⁻⁵ पास्कल, ये भी प्रेशर का ही यूनिट है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है।
नेक्स्ट 1 atm इक्वल टू क्या 101,325 ये पास्कल के रूप में है। ठीक है, नीचे टेम्परेचर का भी एक दो टेम्परेचर को अगर केल्विन में कभी भी कन्वर्ट करना पड़ता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं। देखिए टेम्परेचर को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग लेते हैं 273 केल्विन, जो नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन होता है, प्लस जो हम लोग को जिस टेम्परेचर को चेंज करना होता है उस टेम्परेचर को इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा, नया मैग्नीट्यूड जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन। और केल्विन जो हमारा क्या ऐसा यूनिट होता है, तो इसको हम लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिलहाल ये वैल्यू को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको घेर देता हूँ। और ये वैल्यू मैंने इसलिए सारा लिख दिया एक साथ क्योंकि ये वैल्यू सबको परेशान करता है। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपको परेशान नहीं करेगा। ये इसको लिख देते हैं मैं मोस्ट VVI ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमारा आ जाता है 6 नंबर जो कॉन्सेप्ट है उसको। ठीक है, थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा सा मे भी लंबा हो जाए क्योंकि इस जो स्टेट्स ऑफ मैटर इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा होने की वजह से मे भी थोड़ा सा मेरा वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो जाइएगा नहीं, कंटिन्यू देखते जाइए। ठीक है, अगर कंटिन्यू आप कर लेते हैं ना तो नीट और जेई का एग्जाम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इससे, क्योंकि मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक सिस्टमेटिक वे से करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बने रहिए, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए बोलता है ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। सबसे पहले इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए जब हम लोग दो गैस चीज़ को मिक्स करते हैं आपस में, जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम दो गैस लाते हैं, इधर से एग्जाम्पल में कैसे समझ में आएगा आपको, हाँ समझिए, स्मोक सिगरेट पीता है लोग, हाँ धुआं छोड़ता है। ठीक है, तो जब वो पीता है छोड़ता है तो क्या एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है, गैसेस है, और जब वो स्मोक करता है तो वो भी क्या गैस में चला जाता है। देखिए कुछ देर तक हम लोग दिखाई देता है, फिर वो एक दूसरे में क्या होता है, मिल जाता है ना। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ये अपने आप होता है, कोई भी गैस को मिलाने के लिए बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाता, ये गैस अपने आप एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता है एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का होता है गैस का मिक्सिंग होना। इफ्यूजन का मतलब होता है छोटे जगह से लीक होना, जिसे हम लोग टायर, जिसे हम लोग साइकिल का ट्यूब ले या फिर बाइक का ट्यूब ले, कोई भी ट्यूब ले, गुब्बारा ले, उसमें एक छोटा सा पतला सा छेद कर देते हैं। अब धीरे धीरे हवा क्या बहुत ही प्रेशर, छोटा छेद होगा, अंदर में गैस ज़्यादा होगा तो प्रेशर से हवा क्या बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये जो लीकेज होता है, गैस का जो लीकेज होता है कहीं छोटे जगह से, उसी को बोलते हैं हम लोग इफ्यूजन। गैस का मिक्सर जो होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसी टॉपिक पे बोलता है क्या, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन में इफ्यूजन रेट जो होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर डेंसिटी का। अंडर रूट डेंसिटी का क्या होता है, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो रेट बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो रेट क्या होगा, घट जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व, इसको आर से लिखते हैं, और ये लिखा R1/R2। अगर दो डिफरेंट गैस दे दे कि एक गैस ए है एक गैस बी है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो रेट क्या होगा, R1/R2, यहाँ पे RA/RB कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ D2 बाई डेंसिटी ऑफ 1, या फिर इसका मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी को D इक्वल टू क्या होता है, M/B, B वॉल्यूम सेम रहेगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो वही R1/R2 इक्वल टू रूट अंडर M2/M1, रूट अंडर M1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसको नोट करते जाइए, नोट करते ही जाइए, नहीं नोट करेंगे तो आप ही को नुकसान होगा, नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बोलता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है। देखिए हम लोग जब हम लोग ये पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th में, तो वहाँ पे 3 तरह का स्पीड हम लोग को मिलता है पढ़ने के लिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक एवरेज स्पीड, एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक्चुअली में होता क्या है। एक लाइन में डिफाइन किया हूँ मैं, बोलते हैं इट इज़ द स्पीड पॉजिटिव बाय मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल की स्पीड जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का इक्वेशन क्या होता है, रूट अंडर 2RT/m। 2RT, R यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, M क्या है, मोलर मास। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बाद आता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, C एवरेज। देखिए हम लोग ये स्पीड को U से भी लिख सकते हैं और C से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं UMP भी लिखा होता है, CMP भी लिखा होता है, तो इससे कन्फ्यूजन होना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए बुक में भी बहुत सारे रहते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना। C और U क्या सर अलग चीज़ है, नहीं बिल्कुल भी अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम चीज़ है, बस मन किया यार लिख दिया, है ना, दोनों होता है, दोनों बुक में लिखता है बस, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू हमारा जो होता है
1 सेकेंड, कुछ मिस कर दिए क्या हम? हाँ एक चीज़ मिस कर दिए, रुकिए। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस कर दिए लिखने टाइम। देखिए 3RT/m था, मैंने इसी को छोड़ दिया, बाकी बात सबको यहाँ पे लिख दिया। रुकिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, बना देते हैं तुरंत इसी में। 7 नंबर क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, CRMS क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3RT/m, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है। अब चलिए इस दोनों का, तीनों का हम लोग रेशियो निकाले, यू एवरेज, UMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, एवरेज स्पीड का, और CRMS का, तो आता है अंडर रूट 2RT/m, है ना, इस टू रूट अंडर 8RT/m इस टू 3RT/m, ठीक है। ये दोनों का रेशियो है। तीनों का रेशियो क्या होता है, 1.414, है ना। इस सबको जब सॉल्व किया जाता है, क्योंकि सबका सब कांस्टेंट वैल्यू, आर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब वैल्यू को काउंट करते हैं तो 1.128 ये वैल्यू को थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में इसको पूछ देता है, ठीक है। बाकी बाद ये क्वेश्चन को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये दो हमेशा पूछता है आपको अरेंजमेंट, ठीक है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा स्पीड जो होता है, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, गिवन टेम्परेचर मतलब दिए हुए तापमान पे सबसे ज़्यादा स्पीड जो होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल मतलब सबसे ज़्यादा संभावना जहाँ पे है, फिर एवरेज, फिर CRMS, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में भी लंबा होगा, तो बने रहिए लेक्चर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। एकदम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा नीट और JEE का रिविजन कराने वाला हूँ, पूरा क्रैश कोर्स के जैसा। तो बने रहिए यहाँ पे, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ कंटिन्यू हम लोग करते हैं गाइज, है ना। अभी तक मज़ा आ रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, मज़ा आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। मज़ा नहीं आया तो फिर मत देखो, एकदम बी कॉन्सनट्रेट रहो भाई, एग्ज़ाम है तुम्हारे, समझ रहे हो ना। तो देखो कंटिन्यू, चलिए देखते हैं, ठीक है। और नोट डाउन करते जाइए आप, और चैनल को भाई सब्सक्राइब तो कर लेना, ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, मैं बार बार कितना आपको रिपीट करूँ। चलिए देखिए, बोलता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है वो है EK = 3RT/2NA। आर क्या है, आर जो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, एकदम सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ही जाना चाहिए, ठीक है। इंटू NA इज अवोगाड्रो नंबर। ये R/NA जो है एक कॉन्स्टेंट टर्म, नया R भी कॉन्स्टेंट, NA भी कॉन्स्टेंट, तो ये R/NA को एक न्यू कांस्टेंट टर्म से डिफाइन किया गया। जो न्यू जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻23 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और इस पूरे का हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के टाइम इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है वेन डर वाल्स। हाँ ये देखिए बाबा, ये हम लोग का बोल सकते हैं VVI प्लस कर देते हैं। ये आपको नहीं आता अगर स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो फिर आपको कुछ ही नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडियल गैस लॉ के बाद कोई है तो ये वेन डर वाल्स गैस इक्वेशंस है, वेन डर वाल्स गैस लॉ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बोलता है क्या P प्लस, देखिए, और ये वहाँ पे हम आइडियल गैस में अभी क्या बताए थे थोड़ा देर पहले कि वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल नहीं, ये रियल कॉन्सेप्ट है। रियल गैस के लिए ये इक्वेशन यूज हुआ है, ठीक है। अब रियलिटी में जो गैस होता है उसमें होता क्या, देखिए P = NA/V²। NA/V² क्या है, प्रेशर जनरल टर्म में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कॉरेक्शन टू ब्रिंग प्रेशर, जब ये इसको मतलब रियल लाइफ में उतारा गया है, एग्जाम्पल को रियलिटी में जब इसको इस इक्वेशन को देखा गया आइडियल गैस को, तो देखा गया है कि प्रेशर के साथ साथ कुछ एडिशनल प्रेशर भी ऐड होता है, इसी को लिखा गया करेक्शन ब्रिंग प्रेशर, ठीक है। क्लास 11 का नोट्स को आपको पढ़िएगा तो हाँ आपको बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है, ठीक है। NCERT बुक में और भी आपके जो टीचर्स पढ़ाए होंगे, ठीक है, आप उनको जा करके एक बार देखिए। मैं तो यहाँ पे शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए VY/NB क्या है, देखिए वॉल्यूम में कुछ डिक्रीज, अब प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम को क्या बोलता है, करेक्शन रिड्यूस वॉल्यूम, वॉल्यूम में कुछ ना कुछ क्या घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो A और B कुछ यूनिक कांस्टेंट टर्म है,
बोलता है हेयर ए एंड बी आर कोल्ड वेंडरवाल गैस कांस्टेंट। ये दोनों क्या कांस्टेंट टर्म है और इक्वेशन को याद रखिएगा, इसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार जगह पे आ गए हैं हम लोग, है ना। अब देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी तो हम जानते हैं। अब देखिए पी वी को अगर डिवाइड कर दे एन आर टी से इधर क्या बच जाएगा 1। दिस इज 1 इज नॉन एज क्या आइडियलिटी। मतलब कोई भी इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वल टू अगर 1 शो करता है जिसको क्या बोलेंगे वो क्या आइडियलिटी को फॉलो करता है, मतलब आइडियल है, ठीक है। तो ये जेड, इसको यहाँ पे ये 1 जो है इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया जेड। अब जेड इक्वल टू क्या होगा पी वी बाई एन आर टी, और इसी को बोला गया कि वी रियल बाय वी आइडियल। मतलब रियल में आइडियल कितना होगा इसका रेशियो एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोलता है अगर यह जेड का वैल्यू 1 हो, जेड का वैल्यू क्या हो कंप्रेसिबिलिटी में फैक्टर, इट मीन्स अब इफ इसका वैल्यू अगर जेड इक्वल टू 1 हो मतलब ये आइडियल गैस है। मतलब रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स आर नेग्लिजिबल। मतलब इस टाइम ना तो गैस कोई दूसरे गैस को अट्रैक्ट करेगा, ना ही उसको रिपल्सिव मतलब ना ही उसको रिपेल करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, मतलब जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब नेग्लिजिबल कुछ भी नहीं, सब जीरो है। अब बोलता है जेड जो है ग्रेटर देन 1, जेड जो है जेड का वैल्यू 1 से बड़ा कब होगा। बोलता है जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा अट्रैक्टिव फोर्स पे। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स के तुलना में रिपल्सिव मतलब जितना खींच नहीं रहा उससे ज़्यादा धक्का दे रहा है, ठीक है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स पे ज़्यादा हावी हो जाए क्या रिपल्सिव फोर्स, तब जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और इस समय डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, बलून को अगर हम लोग चाहें मतलब दबाना तो मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बोलता है जेड का वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट ऑन रिपल्सिव फोर्स, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और रिपल्सिव फोर्स जब कम हो जाएगा। बोलता है गैस आर इजीली कंप्रेसिबल। इस केस में हम लोग गैस को आसानी से दबा सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिपल्सिव जो है रिपल्सन जो है वो घट गया है और अट्रैक्शन क्या हो बढ़ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी के आधार पे अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हमारा अभी हम जब पढ़ाएंगे ना, तो इस पर जब 10 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करवाएंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ग्राफ का यूज होगा। चलिए देखते हैं फटाफट ग्राफ को थोड़ा सा, ठीक है। और नोट करते जाइए कॉपी में, फ्रेश पेज में नोट कीजिए। 3-4 पेज का तो नोट्स बनेगा ही, आई होप, लग रहा है मुझे। वीडियो लेक्चर को अगर सिर्फ आप देख के छोड़ रहे हो ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। तो समझ तो अभी जाओगे लेकिन बाद में फिर वही हाल जो ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले था। तो आप अगर मेरा वीडियो लेक्चर एक बार देख रहे हो इस एडिटोरियल प्लेटफॉर्म पे, तो लिखने का प्रयास करो। क्या जाता है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाओ। जितना टाइम आपको देखने में लग रहा है उतना टाइम आपको लिखने में लगेगा। लिखने में क्या होगा, ब्रेन में भी जाएगा और प्रैक्टिस भी होगा। तो लिखो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए बीच में जो ग्राफ होता है इसका वैल्यू होता है जेड इक्वल टू 1। जेड इक्वल टू 1 क्या बताता है, ये आइडियलिटी को बताता है, ठीक है। अब अगर बहुत सारा ग्राफ क्या होता है, नीचे गया तो ये नेगेटिव हो गया और ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए नेगेटिव हो गया मतलब क्या, नीचे आएगा तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1 से, जेड का वैल्यू जो नीचे आएंगे तो 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। जेड का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऊपर जाएंगे तो जेड का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 1 से ज़्यादा होगा तो ये देखिए यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट ऑन अट्रैक्टिव फोर्स, जेड का वैल्यू लेस देन 1 तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट ऑन रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये ग्राफ को भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इसके साथ फिर हम लोग एंड करेंगे। बॉयल्स टेम्परेचर क्रिटिकल वगैरह है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर पॉइंट नंबर 11 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेन करते हैं और मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, आप बार बार भूल जाओगे, इसलिए नोट्स बनाते जाओ। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपसे बना लो भाई, नहीं बनाओगे तो आप भी को प्रॉब्लम होगा। चलिए देखते हैं बॉयल्स टेम्परेचर एक्चुअली में है क्या। बॉयल्स टेम्परेचर टीबी इक्वल टू होता है A/RB, ठीक है। या यहाँ टीबी जो बॉयल टेम्परेचर, ठीक है। आरबी जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, जब गैस को लिक्विफाइड करते हैं, हम लोग जानते हैं कि गैस जो होता है वो किस गैस के फॉर्म में होता है। अब गैस को जब लिक्विफाई करेंगे उसमें क्या हाईली प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर को हाई करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे, तब वो गैस क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए जो हमारा है उसके लिए क्या चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम।
क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम है क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर है TC इक्वल टू 8A/27 RB, ठीक है, ये फॉर्मूला है। PC इक्वल टू क्या है? A/27 RB। और क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू VC इक्वल टू क्या है? 3B। बी तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ए भी कांस्टेंट टर्म है, वैन डर वाल कांस्टेंट टर्म है, ये तो जानते ही हैं आप। उसके बाद क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जैसे अभी आया था क्या हम लोग का Z इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ पे क्रिटिकल के लिए भी एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आया है, Z इक्वल टू PC VC इंटू R इंटू TC, ठीक है। PC कौन? क्रिटिकल प्रेशर, VC कौन? क्रिटिकल वॉल्यूम, TC कौन? क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो एक टर्म आता है 3/8, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही लास्ट टर्म है और इम्पॉर्टेंट टर्म भी है, ठीक है। हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? जब जिसे कहने का मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल बह रहा है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? एक लेयर है, इस पर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, जैसे जैसे लेयर जाता है ना, तो इस पर अपोजिट तरफ से क्या फोर्स लगता है, ठीक है। वही अपोजिट फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। वही फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A इंटू dV/dx, ठीक है। तो यहाँ पे F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे N, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और N का जो यहाँ पे आएगा kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपको नीट में सिलेक्शन देना है, जेईई मेंस में सिलेक्शन लेना है, तो आपके पास अभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो आपके पास 50 डेज हैं, ठीक है। 50 डेज में जी जान लगा के और मेहनत करो, वरना आपके लिए 1 साल और अब बचा हुआ है, ठीक है। मतलब 1 साल और फिर ड्रॉप लो, तो अभी पूरा हाई एनर्जी लगा दो, पूरा का पूरा अपना एनर्जी इसी में लगा दो, ठीक है। क्योंकि 50 दिन ही बचे हुए हैं, और 50 दिन में जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे, और 50 क्वेश्चन का मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक पे 50 क्वेश्चन का एक भेजता हूँ PDF, ठीक है। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, इसे 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। मेरे इंस्टीट्यूट के अपने बच्चे हैं, अगर आपको भी सॉल्व करना है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा, तो वहाँ पे जा कर के आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, एकदम से। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनिए जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, ठीक है। इसी लाइन के साथ आपको वीडियो एंड करते हैं, और पढ़ाई पे पूरा का पूरा फोकस कीजिए। अब मैं 10 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स, ठीक है। माई नहीं, योर चैनल्स, ठीक है, इट इज़ योर फैमिली, है ना, होल फैमिली। फैमिली नहीं मीजिए VC एजुकेशन फैमिली, VC फैमिली, ठीक है। तो VC फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मैं और ज़्यादा अभी पता 3 अभी जो टाइमिंग हो रही 3 बजे भोर हो रहा है, ठीक है। मैं अभी तक आपको वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप भी मेहनत से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा नहीं बात करूँगा। जय हिंद, ठीक है, एंड करते हैं।